पहले देखते हैं लोकेशन। देखो अगर इस डायग्राम में आप देखोगे तो बिहाइंड द स्टर्नम, यहाँ पर क्या होती है, हमारी स्टर्नम प्रेजेंट होती है ना ऐसे सॉर्ड शेप, जो एक बोन थी, फ्लैट बोन भी जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर कहीं क्या प्रेजेंट है हमारा स्टर्नम। तो स्टर्नम के बैक साइड में, स्टर्नम के पीछे, ठीक है, स्टर्नम के तो पीछे दोनों लंग्स के बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, ये ऑरेंज कलर का ये थायराइड, मतलब ऑरेंज वैसे नहीं होता, ये इसमें डायग्राम में दिखाने के लिए सिर्फ थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड क्या बनाएगा, थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इम्यूनिटी, ठीक है ना। बॉडी में दो तरीके की इम्यून सेल्स होती हैं, ठीक है। एक होती है टी लिम्फोसाइट्स, एक होती है बी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों ही क्या बना रही है, ये दोनों ही एक तरीके से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जो ये बी लिम्फोसाइट्स होती है इनको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज। और टी लिम्फोसाइट्स में अलग तरीके की सेल होती हैं, जैसे टी हेल्पर सेल, साइटोटॉक्सिक। काम इनका दोनों का यही है, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, ओरिजिन इज डिफरेंट। थाइमोसिन जो निकल रहा है, थाइमोसिन ऊपर होता है, किसके ऊपर, थाइमस ग्लैंड। हाँ ये पता है ना, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, जो एओर्टा है हमारा, जो वो आ रहा है ब्लड वेसल, उसके वेंट्रल साइड में, यानी कि पीछे की तरफ है, सही है, लंग्स के बीच में, और बिहाइंड द स्टर्नम, कहीं ऐसे समझ लो कि बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे हार्ट होगा क्योंकि राइट की तरफ, राइट साइड में ऐसे टिल्टेड सा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहीं पर कहीं इसके पीछे ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो थाइमस प्रोड्यूस क्या कर रहा है, थाइमोसिन। और थाइमोसिन जो हार्मोन है वो इन दोनों सेल्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक जनरल सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कर देना। जैसे हम बोलते हैं कि स्टेम सेल क्या है, स्टेम सेल एक जनरल सेल है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, ये धीरे धीरे डिफरेंशिएट होके सेल्स बनाती है। कि स्टेम सेल क्या कर सकती है, लिवर की सेल भी बन सकती है, वो आरबीसी भी बन सकती है, वो इम्यून सिस्टम की लिम्फोसाइट भी बन सकती है। तो बेसिकली लिम्फोसाइट्स बनाने का काम कौन करवा रहा है, कहीं ना कहीं थाइमोसिन उसमें हेल्प कर रहा है, जो ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो जो भी इम्यूनिटी हमारी बॉडी को, जैसे एडल्ट है, जैसे हम बोलते हैं बच्चे हैं तो इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लैंड डेवलप हो रहा है, एंटीबॉडीज बढ़ रही हैं, लिम्फोसाइट्स बढ़ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती चली गई, ओल्ड एज की अगर हम बात करें एडल्ट के कंपैरिजन में, तो ये थाइमस ग्लैंड का जो प्रोडक्शन है, थाइमोसिन हार्मोन का जो रिलीज है वो डिक्रीज होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। इसीलिए ओल्ड आदमी में क्या मिलेगा, इम्यूनिटी कम मिलेगी, ठीक है। सेल की फंक्शनिंग कहीं ना कहीं क्या हुई, डिग्रेड हुई। सेल की फंक्शनिंग डिग्रेड हुई तो हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, और ये कम मिले तो सेल्स भी कम बनेंगी, तो ओवरऑल इम्यूनिटी क्या हुई हमारी बॉडी की, कम हो जाती है ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। तो नाम याद रखना है थाइमोसिन हार्मोन। इसमें इतना ही है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि किडनी रिलेटेड कोई डिजीज नहीं है, थाइमोसिन नहीं है शायद बुक में, दी है क्या, नहीं दी है, क्योंकि इम्यूनिटी वाली ना बहुत सारी अलग डिजीजेस होती है, वो तुम्हें 12th में पढ़ाएंगे इम्यून वाले चैप्टर में। इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत डिजीज मिलेंगी, बहुत है, मतलब बेसिकली हमने देखा तो हमने डिफरेंट चैप्टर्स में भी पढ़ी है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ी थी, ऑटो इम्यून डिजीज आर देयर, ठीक है। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड वीकनेस रखी है तुम्हारी आवाज यार कभी भी सही नहीं आती, कुछ तो प्रॉब्लम है। मैम, इसमें सिर्फ वीकनेस दे रखी है। वीकनेस, यस मैम, बुक में सिर्फ वीकनेस दे रखी है। हाँ तो कहीं ना कहीं जनरल इम्यूनिटी ही डाउन हो जाएगी। आप ये सोचो कि अगर ओवरऑल जनरल इम्यूनिटी ही डाउन हो गई तो उसे कोई सा भी इन्फेक्शन है वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा एडल्ट के कंपैरिजन में, है ना। जैसे बूढ़ा आदमी है तो वो खांसी जुकाम भी एकदम ही हो जाएगा उसे, जैसे बच्चों को भी हो जाता है, या कोई भी ओवरऑल इम्यूनिटी, हमारा ओवरऑल सिस्टम ही डाउन हो गया तो वो कोई सी भी डिजीज इफेक्ट कर सकती है।
ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक कोई डिजीज नहीं है ऐसा इसका, इसलिए दिया नहीं है। दूसरी बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। तो एड्रीनल ग्लैंड हमने पहले भी डिस्कस करा है कि किडनी के ऊपर, यानी कि किडनी के एंटीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट है, ऐसे ट्राइंगल शेप का एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अब 2 किडनी है तो एड्रीनल ग्लैंड भी कितना है, 2, एक पेयर। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने एड्रीनल ग्लैंड है, पेयर में, एक पेयर, 2 इन नंबर। दूसरी बात, अगर हम इस एड्रीनल ग्लैंड को ऐसे कट कर दें, जैसे केक कट करते हैं, हमने ग्लैंड रखा, उसको ऐसे बीच में से काट दिया, तो हमें अंदर ऐसा रीजन देखने को मिलेगा। ऐसा का मतलब है कि 2 तरीके से इसका जो टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे किडनी को हम डिवाइड करते थे, बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, सेम कंडीशन यहाँ पर है। बाहर वाला पोर्शन इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और अंदर का मिडिल टिश्यू इज एड्रीनल मेडुला। अब इनके जो हॉर्मोन्स हैं वो देखते हैं, दोनों के अलग अलग हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, ये हो गया पोर्शंस की बात। पहले बात करते हैं एड्रीनल मेडुला, जो कौन सा पोर्शन है, अंदर वाला। इसके 2 हार्मोन है, स्पेशल हॉर्मोन्स, एक है एड्रिनलिन, दूसरा है नॉर एड्रिनलिन। इन दोनों को ही एक नाम और दे दिया गया है, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये दोनों हॉर्मोन्स को, यानी कि एड्रीनल मेडुला जो 2 हार्मोन बना रहा है, उनको एक कॉमन नाम भी दिया गया है, कैटिकॉलएमाइंस। तो अगर कोई बोलता है कैटिकॉलएमाइंस, तो आपको कौन से दोनों हार्मोन का नाम लेना है, एक के लिए नहीं है, ये कॉमन टर्म है इन दोनों हार्मोन्स के लिए, या ये कॉमन टर्म है एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स के लिए, कैटिकॉलएमाइंस। अब देखा जाए तो ये कैटिकॉलएमाइंस एक तरीके से क्या है, इमरजेंसी हॉर्मोन्स हैं। इमरजेंसी हॉर्मोन्स, या जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, करो या मरो वाली स्थिति में रिलीज होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कहीं ना कहीं ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारे स्ट्रेस वाली कंडीशन में ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो वहां पर भी ये दोनों हार्मोन आएंगे। नाम याद रखना है, ये दोनों नाम एक के ही हैं, जैसे एड्रिनलिन एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन नॉर एपिनेफ्रिन। सही है, अब फंक्शन देख लो इनका। एक तो हमने देख लिया कि इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स भी इनको बोलते हैं। अब इमरजेंसी की या कोई भी ऐसी कंडीशन देखो जो स्ट्रेस वाली होती है थोड़ी सी, ठीक है, उसमें आपने कहीं ना कहीं ऐसा वो भी करा होगा, एनालाइज, तुम्हारे सिचुएशन आई होगी कि बॉडी अलर्ट हो जाती है, जैसे हम कहीं के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है, या कोई डरावनी सिचुएशन आ गई। ठीक है, जैसे एक दिन पता नहीं कौन बच्चा भाग रहा था कि इमरजेंसी आ गई, कौन था उधर, अच्छा वो दूसरी क्लास में थी, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी अलर्ट, आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो गया, बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है, अलर्टनेस बढ़ गई। ठीक है, कोई डरावनी चीज देख ली एकदम से, तो क्या होता है, प्यूपिल, हमारे जो आई का प्यूपिल है वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाएगा, ऐसे फैल के देखते हैं ना आप कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, उस टाइप से। साथ के साथ जैसे कहते हैं हिंदी में रोंगटे खड़े हो जाना, रेजिंग ऑफ हेयर्स, होते हैं ना, हाथ के बाल खड़े हो गए, वो चीज। साथ के साथ स्वेटिंग, ये सब क्या है, ये सब कंडीशंस इसी हार्मोन की वजह से हैं, कैटिकॉलएमाइंस की वजह से आपकी बॉडी ये सब रिएक्शंस दे रही है। तो ये तो हो गए फिजिकल रेस्पॉन्स, कि फिजिकली आपकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है कैटिकॉलएमाइंस की वजह से। दूसरी कंडीशन हो गई सेलुलर, अंदर क्या हो रहा है बॉडी में, अंदर आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, जब डर जाते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन, तो हार्ट बीट विल इंक्रीज, हार्ट का पंपिंग रेट विल इंक्रीज। ठीक है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इंक्रीज, रेस्पायरेशन से यह मतलब है कि अंदर बॉडी के क्या होगा, एटीपी की जरूरत ज्यादा होगी, ग्लूकोज की जरूरत। ठीक है, ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा क्यों है, क्योंकि बॉडी अलर्ट में है, अटेंशन मोड में है, तो ब्रेन को भी अलर्ट रहना है, और ब्रेन को अलर्ट रहने के लिए कंटिन्यूस ग्लूकोज का सप्लाई चाहिए। अब ब्लड में मान लो तुम सो रहे हो, जैसे अभी वहां क्या आया, भूकंप आया, कहां पर, टर्की में, तो ऐसी, है ना, तो रात में आया, अब सब तो सो रहे हैं आराम से, एकदम से आ गई अलर्ट की सिचुएशन, तो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगी, सबकी बॉडी ऐसे ही रिएक्ट कर रही होगी। ठीक है, एकदम इमरजेंसी सिचुएशन। अब एक कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ग्लूकोज भी ज्यादा चाहिए। एक तो होता है कि ब्लड में हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट है,
हमने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ और ग्लूकोज यूज हो गया, उसके बाद ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हो जाएगा ड्रॉप। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी आई, फटाफट हमें ग्लूकोज चाहिए, तो कहाँ से आएगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक करा जाएगा। क्यों? क्योंकि वही क्या था? हमारा स्टोरेज था। एनिमल के केस में ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज प्रोडक्ट है ना। फर्दर यूज के लिए, इमरजेंसी के लिए हम ग्लाइकोजन बॉडी में रखते हैं। तो ये काम अब होगा, फटाफट क्या होगा? लिवर में से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करा जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन से जरूरत पूरी नहीं हुई, या ग्लाइकोजन की ही मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं, और ज्यादा चाहिए, तो उस केस में लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी ब्रेक डाउन करके क्या बनाया जाएगा? यहां से भी ग्लूकोज निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे इंटरनल रेस्पॉन्सेस। ये सारे रेस्पॉन्स हमें तब कब देखने को मिलते हैं? जब ऐसा कोई इमरजेंसी या फाइट और फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, ड्यू टू कैटेकोल अमाइंस, नाम ध्यान रखने हैं, ये एड्रीनल मेडुला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड हो गया, देखो एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसमें क्या करा इन्होंने? बाहर वाला जो रीजन है उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है ये। ठीक है, ये तो मेडुला हो गया अंदर पिंक वाला, इसमें से क्या है हमारे? कैटेकोलेमाइंस। सही है, लेकिन अगर हम इनकी बात करें, एड्रीनल कॉर्टेक्स की बाहर वाली सरफेस की, तो उसमें भी 3 लेयर है हमारी। इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। ठीक है, आउटर लेयर का क्या नाम है? जोन ग्लोमेरुलोसा। जोना मतलब एक तरीके से लेयर, ग्लोमेरुलोसा। मिडिल लेयर इज फेसिकुलेटा और अंदर वाला लेयर इज रेटिकुलरिस। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखना है। दूसरी बात, जो कॉर्टेक्स का रीजन प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स, उनको कलेक्टिवली बोलते हैं कॉर्टिकोइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रोड्यूस कर रहा है कॉर्टिकोइड्स। ठीक है, और मेडुला क्या प्रोड्यूस कर रहा था? कैटेकोल अमाइंस। ये क्या होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी बोलते हैं इनको। ये एक तरीके से जो हार्मोन है, ये स्टेरॉइड से डिराइव्ड हुए हैं। कोलेस्ट्रॉल, इनका कहीं ना कहीं जो बेस है वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। कैटेकोलेमाइंस का जो बेस है वो एक कहीं ना कहीं अमीनो एसिड डेरिवेटिव से बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनके नाम को ऐसे रखा गया है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैटेकोल अमाइंस। अमाइन लिखा है ना लास्ट में, तो नाम कहीं ना कहीं वैसे ही डिराइव्ड है। अब जैसे वहां पर 2 हार्मोन थे, यहाँ पर क्या है? कॉर्टिकॉइड्स के 2 कैटेगरी है। ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स की 2 कैटेगरी है, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से पता लग रहा है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, जो ग्लूको वर्ड है बेसिकली ग्लूकोज से डिराइव्ड है। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। हाँ, कह सकती हो मनसा। गुड इवनिंग साहिल। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे। कब? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, स्ट्रेस कंडीशन। जैसे पीछे था इमरजेंसी वाला कंडीशन, ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करना, वो काम कौन करता है? कहीं ना कहीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मेन जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो है कॉर्टिसोल। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कॉर्टिसोल। ठीक है, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कर क्या रहे हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। क्या होता है ये सब? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोजन कह रही, सॉरी, ग्लूकोज। ग्लूको वर्ड कहां से आया? ग्लूकोज से। नियो ऐसे मान लो, रिलेटेड टू न्यू। जेनेसिस मतलब बनाना, फॉर्मेशन। ये नया ग्लूकोज बनाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, एक प्रोसेस का नाम है। और नया ग्लूकोज किससे बनेगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस का नाम है। नया ग्लूकोज में बनेगा, किससे बनेगा?
प्रोटीन्स और लिपिड्स से। प्रोटीन्स और लिपिड्स को क्या करना है, ब्रेक डाउन करेंगे, इनका कन्वर्जन करेंगे हम ग्लूकोज में, क्योंकि स्ट्रेस की कंडीशन में दोबारा से वही चीज कि हमें क्या जरूरत है, हमें ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, तो कहां से बनेगा, इन दोनों की हेल्प से। प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये याद रखना है। लिपोलाइसिस, लाइसिस वर्ड कहीं भी आता है तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक करना। ठीक है, लिपोलाइसिस यानी लिपिड्स को ब्रेक करके, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन्स को ब्रेक करके क्या बना रहे हैं हम, ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, सारा कन्वर्जन, यानी कि क्या हुआ, नॉर्मल चीजें छोड़ के हम फोकस किस पे कर रहे हैं स्ट्रेस की कंडीशन में, कि ग्लूकोज का जो कंसेंट्रेशन है वो बना रहे, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती रहे, एक तो एनर्जी, डायरेक्ट यूज ग्लूकोज का, दूसरा क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन बॉडी में, जब ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तभी तो एटीपी मिलेगा, तभी एनर्जी मिलेगी ना, एनर्जी तो चाहिए ही ना स्ट्रेस की कंडीशन में, बॉडी को एक्टिव भी रखना है, तो ये सब कहाँ से आएगा, ग्लूकोज से। तो मेन चीज क्या है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। ठीक है, कॉर्टिसोल इज द मेन हार्मोन। दूसरे और फैक्टर क्या है, कॉर्टिसोल कहीं ना कहीं आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ये पॉइंट याद रख लेना। और क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेस वाला जो सिचुएशन है उसमें बॉडी को रन करने में हेल्प करता है, उसमें बॉडी को चलाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, ये ध्यान रखना है। सेकंड है हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलो यानी कि मिनरल्स, मिनरल्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, और जहां इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे वहां साथ में फ्लूइड तो आएगा ही आएगा, यानी कि वाटर। ठीक है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं, बॉडी में फ्लूइड या वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स या मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, मेन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरोन, ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन रास सिस्टम में पढ़ा था। क्या करता है एल्डोस्टेरोन, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, कहां से, डीसीटी से, डीसीटी से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, और जब ये रीएब्जॉर्ब होंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी का या ब्लड का प्रेशर और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एक और हार्मोन होते हैं जो कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स के पोर्शन से सिक्रीट होते हैं, दैट आर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रोजन्स हम बोलते हैं कलेक्टिवली मेल सेक्स हार्मोन्स को। ठीक है, बहुत सारे होते हैं वैसे हार्मोन, लेकिन जो मेन सेक्स हार्मोन्स, मतलब एक कॉमन टर्म दे दिया गया, एंड्रोजन्स। ठीक है, एंड्रोजन्स क्या कर रहे हैं, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स क्या कर रहे हैं, जो बॉडी में ग्रोथ है, हेयर का ग्रोथ है। ठीक है, ये क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद जब एडल्ट हो रहे हो आप धीरे धीरे, तो हेयर का ग्रोथ, फेशियल हेयर हो गए या प्यूबिक हेयर हो गए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जो हेयर हो गए, उनके ग्रोथ को कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल कर रहा है, दीज स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो एक ये कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एक डिजीज दिया है बस एड्रीनल ग्लैंड का, एडिसन्स डिजीज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने बोला कि कॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे थे, कॉर्टिकॉइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, मान लो क्या हुआ, एड्रीनल कॉर्टेक्स सही से कॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन नहीं कर रहा, डेफिशिएंसी हो गई हार्मोन की, कॉर्टिकॉइड्स की, तो क्या होगा, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म आपका हिल जाएगा। तो उस कंडीशन में एक्सट्रीम वीकनेस, फैटीग, डिहाइड्रेशन, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस डिजीज का नाम है एडिसन डिजीज। किस वजह से हो रही है, एड्रीनल इनसेफिशिएंसी। ठीक है, लो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कौन सा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लो अमाउंट में। ठीक है, ना तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही चल रहा है और ना एल्डोस्टेरोन मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ओवरऑल बॉडी डल हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, स्टेरॉइड मतलब क्या होता है? स्टेरॉइड्स एक तरीके से स्टेरॉल्स से आया है। स्टेरॉल्स बेसिकली जो कहीं ना कहीं
कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका बैकबोन कैसा होगा, बैकबोन कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ होगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरीके से उसमें पढ़ा था ना हमने, लिपिड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कोलेस्ट्रॉल, तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स लिपिड है, और इससे जो डिराइव्ड होते हैं बेसिक प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में, दीज आर स्टेरॉइड्स। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे ही बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मत खाओ, ज्यादा जरूरी नहीं है, कुछ अमाउंट में जरूरी है, क्योंकि उनसे कुछ हॉर्मोन्स भी बन रहे हैं। ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चाहिए, हेल्दी फूड से मिलना चाहिए वो, ठीक है। फैटी प्रोडक्ट्स वैसे नहीं होने चाहिए जो जम रहे हैं, जैसे हमने उसमें देखा था ना, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, हॉर्मोन्स बन रहे हैं क्योंकि, ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड होना चाहिए। अब देखो इसमें ना डायग्राम में ये सब जो दिए हैं ये सब याद नहीं रखनी तुम्हें, सिर्फ डिजीज का नाम याद रखो और ये याद रखो कि किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। उसके बाद है देखो एक पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मतलब हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक हमने पढ़े एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन, ये है हेट्रोक्राइन, यानी कि कॉम्पोजिट है। इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स के फीचर हैं, क्योंकि पैनक्रियाज एंडोक्राइन में तो हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक के पीछे, लिवर के नीचे। जैसे ये लिवर हो गया, यहाँ पे ये आपका स्टमक हो गया, ऐसे करके यहाँ कहीं इसके पीछे प्रेजेंट होगा, ऐसे करके, ठीक है, इसके पीछे प्रेजेंट होगा स्टमक के। तो दो काम कर रहा है ये, एक तो एक्सोक्राइन एक्टिविटी में क्या कर रहा है ये, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करेगा, ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। कौन से, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंसुलिन और ग्लूकागन, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागन क्या होता है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें पैनक्रियाज का, तो उसमें क्या मिलेंगे आपको, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को बोल देते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे ये मैंने एक आइलेट बना लिया, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट में क्या होंगी, 4 तरीके की सेल होती है, जैसे ये हो गई, एक ये हो गई, 3 और 4, 4 तरीके की सेल मिलती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, है ना, और एक डेल्टा सेल। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 तरीके की सेल इन आइलेट्स में मिलती है। अल्फा और बीटा आपकी बुक में दिए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागन का प्रोडक्शन करेगी, ग्लूकागन है हार्मोन। सिमिलरली बीटा सेल क्या करेगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों मिलके हमारे ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन को मेंटेन करेंगे। ब्लड में कितना ग्लूकोज रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि कम रह जाए, ऐसा ना हो कि ज्यादा हो जाए, ये दोनों मिलके कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इन दोनों के सीक्रेशन को गामा सेल कहीं ना कहीं क्या करती है, कंट्रोल करती है, कि कब रिलीज करवाना है, कब रोकना है, ठीक है। तो इन दोनों को रेगुलेट करिए। है सिमिलरली डेल्टा सेल भी क्या करती है, ओवरऑल इन आइलेट्स के मेंटेनेंस को कहीं ना कहीं मेंटेन करती है, ठीक है। तो मेन जो सेल्स हैं वो हमारी अल्फा और बीटा सेल्स है, इनको देखते हैं। तो पहली बात हम करते हैं अल्फा सेल्स की। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करती है, ग्लूकागन, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। तो अल्फा सेल सिक्रीट करिए ग्लूकागन। ग्लूकागन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, मतलब ग्लूकागन ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्या करता है, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर मतलब इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। जैसे कहते हैं ना हाइपर मत हो, गुस्सा होता है कभी, जो कभी कोई बहुत तेज गुस्सा हो गया, हाइपर मत हो, तो ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक, ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को ब्लड में ग्लूकागन इंक्रीज करता है। ये बेसिकली तब काम करते हैं जब फास्टिंग वाला कंडीशन है, कि किसी ने खाना ही नहीं खाया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ग्लूकोज मिलेगा नहीं सेल्स को, कहां से आएगा, अल्फा सेल्स की हेल्प से आएगा। अल्फा सेल्स क्या करेंगी, दोबारा से वही काम, जो हमारी बॉडी में स्टोरेज है ग्लाइकोजन, उसको ब्रेक करेंगी।
ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगी। प्रोसेस का नाम ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, और ग्लाइकोजन ब्रेक होके बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज बन के कहा जाएगा ब्लड में। कौन करवा रहा है ये काम? ग्लूकागन। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। सिमिलरली क्या हो सकता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। एक तरीका तो ये हो गया ना कि हमने क्या करा, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने क्या करा, प्रोटीन से और लिपिड्स से क्या करा, ग्लूकोज बनवा लिया बॉडी में। तो हमें क्या करना है, हमारा बेसिक एम क्या है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। नहीं नहीं, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो जेनेसिस होता है। जेनेसिस इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन कहीं ना कहीं, लाइसिस इज ब्रेक डाउन या डेड कर देना। जैसे लाइटिक साइकिल पढ़ते हैं वायरस के केस में, लाइटिक साइकिल, तो उसमें वायरस क्या करता है, जो होस्ट सेल होती है उसको किल कर देता है। ठीक है, लाइस, LY ऐसी लाइस। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका, ये हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस की ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाया। एक हो गया कि प्रोटीन्स और लिपिड से ग्लूकोज बनाया। तो ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स की हेल्प से नया ग्लूकोज हम बना रहे हैं, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये टर्म्स आ जाते हैं कभी कभी क्योंकि बहुत से टर्म्स हैं, तो ये सेम टर्म्स आ जाएंगे और पूछेगा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो ये ध्यान रखना है। तो ओवरऑल इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से, 1 और 2 की हेल्प से क्या हुआ, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये किसने करवाया, ग्लूकागन ने। ठीक है, तो ग्लूकागन क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, इसके ऑपोजिट काम कर रहा है इंसुलिन, ऑपोजिट। एक बार ग्लूकागन एक और बार बताना। अभी बता दूं, पहले ये सुनो, देखो फिर तुम्हें बिल्कुल लिंक हो जाएगा। ग्लूकागन क्या कर रहा है, ब्लड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। बस ये वर्ड याद रखो, फास्टिंग। फास्टिंग याद रहेगा तो सब याद रहेगा। कब काम कर रहा है, जब फास्ट कर रहे हो, आपने खाना नहीं खाया, तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, बॉडी में जो स्टोरेज है, स्टोरेज कहाँ होता है, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोजन जो रिजर्व था वहां से ब्रेक करके क्या करा गया, ग्लूकोज को लिया गया। साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स थे, लिपिड्स थे, उनको ब्रेक करके क्या करा गया, ग्लूकोज बनाया गया, और उस ग्लूकोज को सेल्स को दिया गया। ठीक है, सेल्स को तो चाहिए ही ना, ऐसा तो है नहीं ना सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा नहीं अगर आप खाना नहीं खाओगे पूरे दिन। ठीक है, तो ये काम हो गया। लिपिड्स कहाँ से आएंगे, एडिपोस सेल्स से, जो फैट सेल्स होती है, जो हमारी बॉडी में क्या है, फैटी सेल्स है, एडिपोस सेल्स बोलते हैं ना उनको, एडिपोस टिश्यू। तो वहां से स्टोरेज लिया, लिपिड्स वहां से आए और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा। इसके ऑपोजिट काम कर रहा है इंसुलिन। ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज। जैसे हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज में चीजें कन्वर्ट हुई, ब्रेक डाउन हुआ, तो हमारे खाना खाने के बाद क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज है। अब इसको कम करना है क्योंकि सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ तक पहुंचाना है, सेल्स तक पहुंचाना है। जो एक्स्ट्रा है उसको लिवर तक पहुंचाना है, जिससे वो ग्लाइकोजन में वहां पर स्टोर हो सके। तो ये काम कौन कर रहा है, इंसुलिन। कि ब्लड से जितना ग्लूकोज रिक्वायर्ड था वो तो सेल्स को मिला। कैसे मिलेगा, इंसुलिन क्या करता है, हमारी जो नॉर्मल सेल्स है उनको ग्लूकोज के लिए परमिएबल बना देगा। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या चला जाएगा, सभी सेल्स के अंदर चला जाएगा, सेल्स का काम हो गया। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा उसको कहाँ भेज देगा, लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में। लिवर सेल्स में क्या होगा, ग्लूकोज से कन्वर्जन होगा किसमें, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, एसिस भी बोल देते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इन लिवर सेल्स इज ग्लाइकोजेनेसिस, और वहां पे था ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये वर्ड्स याद रखने हैं। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो हमने लिवर में स्टोर कर लिया, जितना जरूरत था उतना सेल्स को दे दिया गया। तो ओवरऑल क्या करा इसने, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के कंसंट्रेशन को कम करा। और अगर हम देखें ओवरऑल, तो इंसुलिन और ग्लूकागन मिलके क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर रहे हैं।
ठीक है, जैसे ही एक कम होगा दूसरा उसको बढ़ाएगा, जैसे ही बढ़ेगा दूसरा उसको कम कर देगा। ठीक है, इन दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा है? हमारी गामा सेल्स। ठीक है, अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो कि पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा, पैनक्रियास इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहेगा, ना तो वो सेल्स के अंदर जा रहा है ना ही वो लिवर के अंदर जा रहा है स्टोरेज के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? हमारे ग्लूकोज का जब लेवल हाई है ब्लड में तो वो हमारे यूरिन में भी आ जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, सारा ब्लड में ही था। और जब ब्लड से यूरिन बना, एक्सक्रीशन हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ किडनीज के थ्रू, तो वो सारा रीअब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, कुछ अमाउंट रीअब्जॉर्ब हुआ और बाकी कहाँ आ गया? हमारे यूरिन में ग्लूकोज मिलने लगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोज यूरिया, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था। ग्लाइकोज यूरिया अगर कंडीशन मिलती है और साथ में कीटोन बॉडीज भी, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि बंदे को कौन सी डिजीज हो गई है? डायबिटीज मेलिटस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। और किस वजह से? इंसुलिन प्रॉपर नहीं है, बॉडी में इंसुलिन की कमी है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, सेल्स के अंदर जा नहीं पा रहा। ठीक है, अब इसमें भी ना दो कंडीशन होती है। कंडीशन तो यही है, डायबिटीज मेलिटस, डिजीज का नाम यही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है? टाइप 1 और टाइप 2 कर दिया है। ठीक है, टाइप 1 क्या है? जैसे यहाँ डायग्राम में देखो कि पैनक्रियास से इंसुलिन बन ही नहीं रहा। ऊपर वाला देखो अच्छा पहले, ये हेल्दी कंडीशन दिखाई है कि पैनक्रियास से क्या बना? इंसुलिन बना। इंसुलिन ने क्या करा? सेल को परमिएबल बना दिया ग्लूकोज के। डायग्राम दिख रहा है ना? तो देखो ये पर्पल वाला ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया और कंज्यूम हो गया, तो ब्लड में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, डीएम टाइप 1 बोल देते हैं इसको। डीएम टाइप 1 में क्या होगा? पैनक्रियास से इंसुलिन बन ही नहीं रहा, यानी कि आपकी जो बीटा सेल्स थी वो काम ही नहीं कर रही, तो जीरो इंसुलिन। जीरो इंसुलिन है तो सारा ग्लूकोज कहाँ रखा है? बाहर ही रखा है, ये ब्लड में ही रहेगा, और ब्लड में रहेगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? हमारे यूरिन में एक्सक्रीट तो होगा ही ना, तो यूरिन में आने लगेगा। टाइप 2 क्या होता है? डीएम टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन जो ये रिसेप्टर है, जो सेल पे क्या है? इंसुलिन का रिसेप्टर था, वो सही से काम नहीं कर रहा। रिसेप्टर, या हम बोल सकते हैं इंसुलिन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बना, उसकी सिग्नलिंग ठीक नहीं है, सेल परमिएबल नहीं हो पा रही, सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिग्नल फेल हो रहा है, रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरीके की डिजीज को बोल देते हैं फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, कि इंसुलिन तो है लेकिन काम नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ। ठीक है, समझ गए बात? मेन क्या है, नाम याद रखना है। टाइप 1 टाइप 2 तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ डायबिटीज मेलिटस याद रखो, और किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन। ठीक है, अब ये थोड़े से इसके कंडीशंस लगे हैं कि एक्सेसिव थ्रस्ट, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये सब क्या कंडीशंस हैं? डीएम के, डायबिटीज मेलिटस के। ठीक है, अब आते हैं हॉर्मोन्स पर। थोड़ा सा फास्ट करें क्योंकि बचा हुआ है ये अभी। हाँ देखो, शॉर्ट में बताती हूँ मैं थोड़ा सा, नहीं तो चैप्टर रह जाएगा। देखो, उसके बाद है टेस्टिस की बारी। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन केस ऑफ मेल। ठीक है ना, ये हमें पता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में दो तरीके की सेल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, ये इतना जरूरी बात नहीं है क्योंकि ये सब तुम 12th में पढ़ोगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स यानी कि मेल सेक्स हॉर्मोन्स, और प्राइमर या मेन सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन्स क्या करते हैं? एंड्रोजन्स ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकेंडरी करेक्टर्स, जो मेल की बॉडी में सेकेंडरी करेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ग्रोथ, जैसे प्यूबर्टी के बाद कि मसल्स का ग्रोथ ज्यादा होना, हेयर्स का ज्यादा होना। ठीक है,
साथ के साथ फेशियल तो हो गई, और जैसे वॉइस का हेवी हो जाना, ठीक है, ये सब करेक्टरिस्टिक्स कौन कंट्रोल कर रहा है? एंड्रोजन्स, ठीक है, टेस्ट ये सेक्स हॉर्मोन्स। दूसरी बात, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, या हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी तो टेस्टिस हो गया, उसके अलावा भी ऑर्गन्स होते हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, इन सबके ग्रोथ और फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है? ये मेल सेक्स हॉर्मोन्स या एंड्रोजन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि इनका नाम क्या है? एंड्रोजन, एक कॉमन नाम दे दिया गया। सिमिलरली अगर ओवरी की बात करें, यानी कि फीमेल्स के केस में बात करें, तो वहां होते हैं एंड्रोजन्स, यहां मिलेंगे आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। जो काम वहां पर एंड्रोजन कर रहा था, वो यहाँ पर एस्ट्रोजन करेगा, ठीक है। सेकेंडरी करेक्टर्स का डेवलप होना, फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, ओवरी एग का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, साथ के साथ सेकेंडरी जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट, उनकी फंक्शनिंग, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर कौन कंट्रोल कर रहा है? एस्ट्रोजन। अब दूसरा बच्चा प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? प्रोजेस्ट्रॉन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को जो पूरा टाइम है, उस टाइम आपकी बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है? प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, कि ओवरऑल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। साथ के साथ एक मिल्क सिक्रीशन, और ये, लेकिन ये बहुत जगह देखने को मिलेगा, जैसे ऑक्सीटोसिन में भी है, तो ये कंट्रोल्ड मतलब कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर है ऑक्सीटोसिन का, प्रोलैक्टिन का और प्रोजेस्टेरोन का। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एक है देखो हार्मोन ऑफ हार्ट। अभी हमने देखो जो ग्लैंड्स वाले थे वो हमने सारे देख लिए, उसके अलावा कुछ कुछ जो हमारे अदर सिस्टम है, जैसे हार्ट में भी एक हार्मोन है, ये हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, एएनएफ, एएनपी भी बोल देते हैं इसको, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। इसका काम क्या है? जैसे ही ब्लड में क्या हुआ, जैसे ही हार्ट को लगा कि ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? हाई हो रहा है, ब्लड आया वेना केवा के थ्रू, इसने क्या करा? यहाँ पर एएनएफ फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है एओर्ट उसमें एट्रियम में, इसने क्या करा? सेंस कर लिया। ये क्या कर सकता है? ये सेंस कर सकता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई है तो एएनएफ इज अ वासोडायलेटर, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, फैला देगा। जैसे ही ब्लड वेसल फैलेगी, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कर रहा है? एएनएफ ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वासोडायलेटर है। सेम एक हार्मोन है इंपॉर्टेंट किडनी का, वैसे तो हम देख चुके हैं किडनी में जेजी सेल्स क्या करती थी, जेजी ये था ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, वो रेनिन प्रोड्यूस कर रहा था, और पूरा हमारा क्या चल रहा था? रास मैकेनिज्म, रास सिस्टम। सिमिलरली जेजी सेल्स क्या करती हैं? एक और हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करवाएगा? एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन, एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन, एसिस, ठीक है, जैसे जेनेसिस। यहाँ पे एरिथ्रोपोइट्स का इसका एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं ना। तो एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन या आरबीसीज के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। और किसकी हेल्प से हो रहा है? एरिथ्रोपोइटिन की। एरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज कर रहे हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जेजीए सेल्स याद है ना कहां पर थी? डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल के जंक्शन पर थी ना जेजी सेल्स। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ यार, क्योंकि ये चैप्टर ना खत्म करना है बेटा, इसके बाद अब कोई क्लास नहीं है आपकी, ठीक है ना, मार्च में होगी जो होगी, ठीक है। तो ये जेजी सेल्स ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, एरिथ्रोपोइटिन। अब देखो दो चार हार्मोन किसमें है? हमारे जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें से दो चार हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एक तो हो गया गैस्ट्रिन, एक हो गया सिक्रेटिन, सीसीके और जीआईपी। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। हमारी बॉडी में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में आप देखोगे तो सब बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, जो ओवरऑल फूड को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। साथ के साथ
क्या है, एक गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को प्रमोट कर रहा है टू सिक्रीट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। HCl क्या करता है, ओवरऑल स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन क्या करेगा, पेप्टाइड्स को, जो आपने प्रोटीन खाया खाने में, उसको ब्रेक करने में काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों किसकी वजह से सीक्रेट हो रहे हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से। सेकंड इज सीक्रेटिन। सीक्रेटिन क्या कर रहा है, ये हमारे पैनक्रियास को सिग्नल देगा टू सीक्रेट वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, बेसिकली बाइकार्बोनेट, ठीक है। जिससे क्या हो, एक तरीके से हमारे ब्लड का वो जो इलेक्ट्रोलाइट या फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है। फिर एक है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर को सिग्नल देगा टू रिलीज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। किसने सिग्नल दिया, CCK ने, ठीक है। इन तीनों की, अब ये तीनों तो क्या कर रहे हैं, रिलीज करवाने में हेल्प कर रहे हैं, इनको कोई ब्रेक लगाने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो कौन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। GIP क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है ओवरऑल गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, उसको रोकेगा और फूड को क्या करेगा, फूड को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ट्रेवल करते हैं ना फूड, स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, तो इस प्रोसेस में GIP विल हेल्प, ठीक है। अब उसके अलावा देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमने हार्मोन पढ़े हैं ना, उनको क्या करा गया है, उनको कैटेगरीज में डिवाइड कराया गया है। कुछ हार्मोन तो आपके प्रोटीन है नेचर में, जो उनका बैकबोन है वो प्रोटीन का है, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागन, जो पैनक्रियाटिक थे। जो पिट्यूटरी वाले हॉर्मोन्स हैं, जो हाइपोथैलेमस वाले हॉर्मोन्स हैं, वो सबका बैकबोन कैसा है, पेप्टाइड है, ठीक है, प्रोटीन का नेचर है उनका। एक होते हैं स्टीरॉइड्स, जिनका जो मेन बैकबोन है वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है कहीं ना कहीं। जैसे कि हमारे सेक्स हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, और साथ में ये कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हमने बोले थे। कॉर्टिसोल क्या था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड था ना। तो ये कहां से आए हैं, ये एक तरीके से लिपिड वाले हैं, लिपिड सॉल्युबल होंगे ये। और ये कैसे होंगे, पेप्टाइड वाटर सॉल्युबल, प्रोटीन वाटर में, प्रोटीन घुल जाते हैं ना वाटर में, तो ये वाटर सॉल्युबल है। यस मैम। हाँ, एक क्या होता है, थायराइड वाले जो हॉर्मोन्स हैं, आइडोथायरोनिन्स बोलते हैं इनको। आइडो मतलब इनमें एक तो आयोडीन है, और एक क्या है, टायरोसिन। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोल दिया आइडोथायरोनिन। जो T3 और T4 हार्मोन है वो दोनों आइडोथायरोनिन्स की कैटेगरी में जाते हैं। और एक लास्ट में बचे हमारे ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो कैटिकोलामाइंस थे, या हम बोल सकते हैं जो किसके हार्मोन थे, एपिफेरिन वगैरह। मेडुला के, ठीक है ना, मेडुला के। तो इसमें नाम क्या आ रहा है, कैटिकॉल अमाइन, ये अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनमें जो नाम है ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पूछ लेगा आपसे कौन सी कैटेगरी का कौन सा हार्मोन है। अब लास्ट में देखो, अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि भाई हार्मोन था, ग्लैंड से रिलीज हुआ, रिलीज हो गया, वो सेल तक कैसे पहुंचेगा, सेल को कैसे सिग्नल देगा, ये देखते हैं। देखो होता क्या है, अभी हमने देखे एक बेसिक जो है हॉर्मोन्स, प्रोटीन कैटेगरी का हार्मोन है या फिर लिपिड कैटेगरी का है, जिसको हम स्टेरॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। दो कैटेगरी के हमारे पास हार्मोन है। जो हमारी सेल्स हैं, ये दोनों ना अलग अलग तरीके से काम करेंगे। प्रोटीन वाला होगा वाटर सॉल्युबल, और ये लिपिड वाला होगा लिपिड सॉल्युबल, ठीक है। हमें ये पता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, लिपिड इज प्रेजेंट, ठीक है, ऐसे बना दिया। तो अब ये हार्मोन सेल में दो तरीके से एंटर करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हार्मोन कैसा है। एक कंडीशन होती है फर्स्ट वाली, कि जो आपका रिसेप्टर है वो कहां प्रेजेंट है, वो सेल के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। मान लो ये रिसेप्टर है, ये क्या है, हार्मोन का रिसेप्टर। और इसमें मान लो कहां है रिसेप्टर, सेकंड कंडीशन में सेल के अंदर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि रिसेप्टर इज ऑन द सेल मेम्ब्रेन,
यानी कि बाहर ही हो गया। और यहाँ पर क्या है सेकंड कंडीशन में कि रिसेप्टर कहाँ पर है, इनसाइड, inside the nucleus. हाँ इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द सेल मतलब। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। अब जब ये आएगा प्रोटीन वाला हार्मोन, तो ये प्रोटीन वाला हार्मोन लिपिड की लेयर, जो लिपिड की बाई लेयर हमारी सेल मेम्ब्रेन में होती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो कहाँ अटैच होगा, बाहर वाले रिसेप्टर्स पर। यानी कि जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो कहाँ, उनका उनका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन पर, सेल पे लगा हुआ होता है। यहाँ पे जैसे ही ये रिसेप्टर और हार्मोन अटैच होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा, ये एक सिग्नल जनरेट करेगा। ये सिग्नल जैसे ही आएगा सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा। अब इसको सेकेंडरी मैसेंजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला मैसेंजर कौन है, प्राइमरी मैसेंजर था हमारा हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन तो अंदर जा नहीं पाया, तो इसने बाहर से ही सिग्नल दे दिया बस कि ऐसा ऐसा काम करना है। उस सिग्नल को इस सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या कैच कर लिया। सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम और IP3। ठीक है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कि सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, या वो नाम दे देगा कि साइक्लिक एएमपी इज, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। हार्मोन ने जो सिग्नल दिया वो इस सेकेंडरी मैसेंजर ने कैच कर लिया, और ये क्या करेगा फिर, मान लो साइक्लिक एएमपी बना था, इसने क्या करा, फिर इसने क्या करा, सेल की जो न्यूक्लियस था उसको सिग्नल दिया कि भाई सिग्नल आया है, आप उस हिसाब से काम करो। जैसे कि मान लो ग्रोथ हार्मोन था ये, ग्रोथ हार्मोन ने सिग्नल दिया ग्रोथ का, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस में जाएगा और सेल डिवीजन विल स्टार्ट। ठीक है, तो मेन चीज क्या थी कि जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स हैं, जो पेप्टाइड वाले हैं, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, वो अंदर नहीं आते, उनका रिसेप्टर बाहर प्रेजेंट होता है, और उनमें क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है, और उसके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होगा। लेकिन इन केस ऑफ स्टीरॉयड हॉर्मोन्स वो क्या करेंगे, मान लो ये व्हाइट वाला था स्टीरॉयड हार्मोन, ये आएगा, ये डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगा इसको, क्योंकि लिपिड लेयर को आराम से क्रॉस कर सकता है, ये क्रॉस करके अंदर आ गया, इसका रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट था, यहां पर बना, अंदर बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर बनता है स्टेरॉइड्स के केस में, ये बेसिकली हमारे जीनोम को इफेक्ट करता है। जीनोम यानी कि एक तरीके से क्रोमोसोम फंक्शनिंग में, ये डायरेक्ट हमारे न्यूक्लियस में चेंजेस करेगा, और उसकी वजह से जो चेंजेस होंगे उससे हमारा फिर क्या होता है, जो भी फिजियोलॉजिकल, या हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक रेस्पॉन्सेज जो भी देने हैं कि भाई ग्रोथ करनी है या सेल डिवीजन करना है या जो भी करना है, उस हिसाब से रेस्पॉन्ड होंगे। यानी कि जीनोम में चेंजेस करवाता है, क्या है ये जो स्टेरॉइड वाले हार्मोन है जो अंदर की तरफ पहुंच गए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है सेकेंड वाली कंडीशन में, क्योंकि हार्मोन क्या हुआ, खुद ही अंदर आ गया, डायरेक्ट सिग्नलिंग दे रहा है। ठीक है, तो क्या करा गया है, ओवरऑल सिग्नलिंग या हार्मोन एक्शन को दो तरीके से डिवाइड कर दिया है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो सेल के मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं, या इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो सेल के इनसाइड है रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये रिसेप्टर कहाँ था, बाहर प्रेजेंट है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है, इसको देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें बनेगा साइक्लिक एएमपी, और यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट जीन रेगुलेशन होगा, जीन में कुछ चेंजेस होंगे, या जो भी जीन्स के थ्रू, मतलब AMP की फुल फॉर्म? साइक्लिक एएमपी, CAMP लिखते हैं वैसे शॉर्ट में। एएमपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जैसे ATP होता है, ADP होता है, ऐसी AMP होता है। इसमें 3 फॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट है, इसमें 1 फॉस्फेट है। ठीक है, और C मीन्स साइक्लिक, तो साइक्लिक एएमपी को शॉर्ट में CAMP लिख देते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ये खत्म हो गया है आपका। हाँ, इसमें देख लो, जैसे ये इनसाइड द सेल है, ये एस्ट्रोजन था, ये स्टीरॉयड हार्मोन है ना, तो ये एंटीबॉडी की डायग्राम है ना?
हाँ एनसीईआरटी का है। ये क्रॉस करके देखो, एस्ट्रोजन है ना ये स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके कहाँ आ गया, डायरेक्ट अंदर आ गया। अंदर आके कॉम्प्लेक्स बनाया इसने और डायरेक्ट जीनोम को सिग्नलिंग दी। ये जीनोम दिखा रहे हैं, डीएनए, एमआरएनए और हमारे प्रोटीन्स बने। इन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इसमें जो भी सेल मेम्ब्रेन था या जो भी रेस्पॉन्ड या जो भी सिग्नल आया था उस वजह से फिर चेंजेस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है जीनोम का, उस केस में ऐसा नहीं है। सही है भाई, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट तुम्हारे टेस्ट के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लास में इतना ही था आज, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, प्लांट ग्रोथ वाला। ठीक है ना, तो ट्राई करेंगे अगर वो मार्च में हो जाए, क्योंकि बीच में तो अब टाइम ही नहीं है।